नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम धामी ने कुमाऊं को दो बड़ी सौगात दी है। लालकुआ बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। लालकुआ से मुंबई के लिए ट्रेन सेवा आज से शुरू। कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की मुख्यमंत्री धामी ने आज सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयास के बाद कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लालकुआ से बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस का वीसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने वर्चुअली लालकुआ से मुंबई के लिए चलने वाली नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो देखिए, ये बड़ी सौगात कुमाऊं वासियों के लिए। लालकुआ बांद्रा टर्मिनल को हरी झंडी दिखाकर आज से रवाना किया है। मुंबई के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से दी गई है। आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं किस तरह से लालकुआ बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी सीएम धामी की तरफ से दिखाई गई है। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से। आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआ बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेवा कैंची धाम, जागेश्वर, हमारे जो आज बहुत ही धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों के लिए भी दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को यातायात का एक बेहतर विकल्प उन सबको देने वाली है, विकल्प मिलने वाला है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है कुमाऊं वासियों को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा करके लालकुआ से मुंबई तक की ट्रेन की शुरुआत करी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके अलावा रेल मंत्री का भी उन्होंने आभार जताया है। साथ ही साथ चूंकि ये अगर लाइन जुड़ती है लालकुआ से मुंबई की, तो मुंबई के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आकर के कैंची धाम के दर्शन कर सकते हैं, अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं, नैनीताल घूम सकते हैं। क्योंकि नैनीताल पिकनिक स्पॉट है, तो वहां पर भी टूरिस्ट आ सकते हैं। तो ये एक रेल सेवा जो है एक माध्यम है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से जोड़ने को लेकर के और मुंबई तक के जोड़ने को लेकर जो कुमाऊं के जो लोग हैं जो मुंबई में काम करते हैं वो आ जा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि पहले 48 घंटे करीब करीब लगते थे अगर मुंबई से कोई उत्तराखंड आता था, लेकिन अब ये जो रेल सेवा शुरुआत करी गई है, जो हरी झंडी दी गई है, इससे मुंबई के जो रहने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड के, यानी कहीं ना कहीं जब ये माने कि कनेक्टिविटी के साथ साथ टूरिज्म पर भी जोर है और कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी पे ही आधारित है। करीब 80% जो उत्तराखंड आधारित है वो टूरिज्म पे है। चाहे वो चार धाम यात्रा को लेकर के हो, चाहे वो पिकनिक स्पॉट को लेकर के हो, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, पिथौरागढ़ हो। चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ गए थे, आदि कैलाश, ओम पर्वत
कि यात्रा पे गए थे, तो उसके बाद से वो भी एक डेस्टिनेशन बन चुका है टूरिस्टों के लिए। अब कुमाऊं मंडल विकास निगम KNVN जो है हेली चलाता है वहां आदि कैलाश तक की। तो जब मुंबई के जो लोग हैं वहां जाना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से जो है इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, और यात्रा करके आप जब लाल कुआं पहुंचेंगे तो वहां से फिर आप हल्द्वानी के लिए प्रस्थान करेंगे। हल्द्वानी से KNVN की यात्रा चालू होती है। तो ये बड़ा टूरिज्म को लेकर के भी है, साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको लेकर के भी है। दोनों चीजें हैं, कनेक्टिविटी भी रखी गई है और साथ ही साथ टूरिज्म को भी रखा गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया है कि एक माया नगरी मुंबई को एक कुमाऊं तराई क्षेत्र से जोड़ने के लिए सभी लोगों का उन्होंने आभार भी जताया है। जी बिल्कुल अनुज, और हमने देखा कि मोदी सरकार में लगातार, अगर हम पिछले 10 साल का भी जिक्र कर ले, हालांकि तीसरी बार सरकार बनी है, तो लगातार कनेक्टिविटी को लेकर काफी जो है उनका रुख रहा है। चाहे हम अलग अलग एयरपोर्ट्स बनाने की बात करें या फिर अगर हम ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें। इससे पहले हमने अयोध्या में भी देखा था, अयोध्या में भी कितनी ट्रेन के साथ जो है अयोध्या को जोड़ने की कोशिश की गई है देश भर से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां पर पहुंच पाए। पहले ये सपना देखा जाता था कि क्या पहाड़ में ट्रेन चलेगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया गया और ऋषिकेश से अब कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसी के तर्ज पे जब से मोदी सरकार और धामी सरकार राज्य में आई है, तो लगातार रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इनको बढ़ाया जा रहा है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब जब चूंकि लाल कुआं से मुंबई तक की ट्रेन की शुरुआत करी गई है, तो इससे मुंबई के लोगों को भी बड़ी आसानी होगी कि वो नैनीताल घूम सकते हैं या बाबा नीम करोली के दर्शन करने आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मतलब विश्व से और भारत से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा नीम करोली के दर्शन करने आते हैं और तो उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब चूंकि मुंबई से सीधे ट्रेन है तो कनेक्टिविटी आपको मिल पाएगी। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम हो या कसार देवी हो, इन दोनों जगहों पे जो है टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्टों के लिहाज से भी ये चीज जो रेल सेवा दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा और उन्होंने आभार भी जताया है, तो ये एक नींव का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अगर बात करें कनेक्टिविटी को, तो वो भी इससे आएगी। दिल्ली से अगर बात करें, दिल्ली से जो देहरादून का कॉरिडोर बन रहा है, करीब 2.5 घंटे का कॉरिडोर है, तो इससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो दोनों चीजें, टूरिज्म भी है, कनेक्टिविटी भी है, और सरकार इस बात को लेकर के खासा ध्यान रख रही है कि जो मानस खंड परियोजना है, जो कुमाऊं के मंडल को जोड़ रही है, जो कुमाऊं मंडल को पूरी कनेक्टिविटी कर रही है, उस परियोजना के भारत मानस और मानस खंड परियोजना है, इन दोनों परियोजनाओं का लाभ टूरिस्टों को मिले। जी निश्चित तौर पर शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी का पोस्ट सामने आया है। सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा अपने पोस्ट में कि साहस, समर्पण और बलिदान सभी के लिए प्रेरणा। पुलिस स्मृति दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस कर्मियों के साहस, समर्पण, बलिदान को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया उन्होंने। देखिए, पुलिस स्मृति दिवस है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक पोस्ट उन्होंने किया है और वहां पर उन्होंने कहा कि इन तमाम जवानों का जो बलिदान है देश के लिए, ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। डीजीपी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। स्मृति दिवस पर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, ये डीजीपी द्वारा बताए गए। देश भर में पुलिस स्मृति दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
देहरादून उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सभी ने हमारी समस्याओं को समझते हुए हमारे बलिदान और त्याग का सम्मान करते हुए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण में बहुत वृद्धि होगी, उन्हें काफी फायदा इससे मिलेगा। तो देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभिनव कुमार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की योजनाएं और स्कीम्स पुलिस कर्मियों के लिए चलाई हैं, जाहिर तौर पर इससे सभी पुलिस कर्मियों में न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि इससे उनके कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तमाम योजनाएं और स्कीम्स। और साथ साथ तमाम जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कहा गया कि इन सभी जवानों का जो बलिदान रहा है वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, इस वर्ष जो पुलिस स्मृति दिवस हुआ है, इसमें हमारे विगत वर्ष में जो हमारे 4 साथी शहीद हुए थे, उनको हमने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है। उन चारों के परिजन यहाँ उपस्थित हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको स्वयं सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष हमने पीछे एक झांकी भी लगाई है, जिसमें राजगठन के पश्चात अब तक जो 72 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए हैं, उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी है। और आज मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का और शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सभी ने हमारी समस्याओं को समझते हुए, हमारे बलिदान का, हमारे त्याग का सम्मान करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, ये आगामी दिनों में उत्तराखंड पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण में बहुत वृद्धि करेंगी। और जो वो समाज में, जो समाज के प्रति जो उनका सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है, जो इस निष्ठा से और जिस साहस से वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होगी। एमडी पीसी ध्यानी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है पिटकुल। सीएम धामी को सौंपे गए 11 करोड़ के चेक। प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने चेक सौंपी है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। सीएम धामी पिटकुल के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं। देखिए, पिटकुल ने उत्तराखंड शासन को 11 करोड़ की धनराशि का चेक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक सौंपा गया है। प्रबंध निदेशक पिटकुल पीसी ध्यानी ने चेक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सितंबर 2024 में पिटकुल के जिन 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया, उनके कामों में तेजी लाई जाए। ये पिटकुल का जो है 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा लाभांश जो है इस बार हमने 11 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। पिछले वर्ष 5 करोड़ का दिया था। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में पिटकुल का जो प्रॉफिट था वो लगभग 27 करोड़ था और इस बार जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। तो यह सब जो है इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के तहत पिटकुल द्वारा एक टीम के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न परियोजनाओं का जो है हम समय पर पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जो अनुरक्षण का कार्य है और जो हमारे मेंटेनेंस का कार्य है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। उत्तराखंड ने पूरा किया है सदस्यता अभियान का लक्ष्य। उत्तराखंड ने बनाए हैं लक्ष्य से ज्यादा सदस्य। देखिए, टॉप 6 राज्यों में शुमार हुई उत्तराखंड बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है इसके लिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर ली है बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी के सदस्यता अभियान जारी है। अभियान में प्रदेश के 9 जिलों ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिनमें उत्तरकाशी, अल्मोड़ा,
पौड़ी, देहरादून, महानगर, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और कोटद्वार शामिल है। सदस्यता अभियान के तहत उत्तराखंड बीजेपी ने लक्ष्य से ज्यादा सदस्य बना लिए। प्रदेश बीजेपी 20,17,397 सदस्य बनाकर शीर्ष 6 राज्यों में शुमार हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन पर्व में प्राथमिक सदस्यता अभियान की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसमें महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाजपा की सदस्यता ली है। वहीं 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जारी की जाएगी। 24% से ज्यादा महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की है। लक्ष्य से ज्यादा टारगेट को अचीव किया है उत्तराखंड बीजेपी ने, जिससे वो उन राज्यों में शुमार हो गई है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी खुशी है, काफी जोश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान जो है जारी है और उत्तराखंड बीजेपी का जिक्र करें तो इस वक्त पार्टी में काफी जोश उल्लास, चूंकि यहाँ पर ये भी बता दें कि 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जारी की जाएगी, लेकिन जो टारगेट है उससे ज्यादा अचीव किया है उत्तराखंड बीजेपी ने। महिला और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाजपा की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। 3% अल्पसंख्यक भी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड में फिर चले नगर पालिका और पंचायत चुनाव। प्रवर समिति ने बढ़ाई है टाइम लिमिट। प्रवर समिति की रिपोर्ट में हो रही है देरी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के पास नहीं पहुंची है रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश में होने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पीछे होते जा रहे, डिले होते जा रहे हैं। प्रवर समिति को रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंपनी थी, लेकिन समिति ने 1 महीने का वक्त मांगकर रिपोर्ट 1 महीने बाद भेजने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष से अपील की गई है। जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने खुद दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि अभी निकाय चुनाव को लेकर समिति की रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट उनके पास आती है वो इसका अवलोकन कर रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप देंगी। उसके बाद निकाय चुनाव कब होंगे इसके बारे में सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कर्मियों की नियुक्ति का मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि प्रदेश की दोनों विधानसभाओं का काम ऑनलाइन किया जाए। हरिद्वार में 2 पक्षों में विवाद पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। शांतिपूर्वक समझौता कराने में पुलिस जुटी हुई है। समझौता ना होने पर सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। दोनों पक्षों पर पुलिस द्वारा निगाह रखी जा रही है। 2 पक्षों के बीच मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था। देखिए, हरिद्वार के बहाराबाद क्षेत्र में के समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद को लेकर हुआ, जिसमें पहले कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि मस्जिद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है। उस वक्त भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब पुलिस दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझौते के लिए तैयार कर रही है। अगर समझौता नहीं होता या फिर दोबारा से किसी तरह का झगड़ा होता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर निगाह रखी जा रही है। देखिए, वीडियो भी आपको दिखा रहे, तस्वीर आपके साथ साझा करें किस तरह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, क्योंकि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। शांतिपूर्वक समझौता कराने पुलिस जुटी हुई है कि किस तरह से समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत कराया जाए। ऐसे में लगातार इन पर नजर रखी जा रही ताकि किसी भी तरह से माहौल न बिगड़ने पाए। हैदराबाद में एक मस्जिद को लेके आपस में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा चल रहा है और इससे ये हम लोगों के संज्ञान में भी है। इसमें प्रॉपर कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस पे पूरी नज़र रखी जा रही है। और कल भी इसको लेके उनके बीच में विवाद हुआ है और ये हमारे संज्ञान में है। इसमें उचित जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी और दोनों पक्षों को बुला के समझाया भी जाएगा।
रुड़की में खनन कारोबारी के बेटे पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक राहगीर को गोली लगी है। इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस द्वारा की जा रही है। रुड़की में खनन कारोबारी की थार कार पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक राहगीर को गोली लगी है, जिससे उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और जानकारी मिली है कि कार सवार खनन कारोबारी एक अंडरपास के नीचे किसी शख्स का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश खनन कारोबारी को अपनी ओर इशारा कर बुलाने लगे। ऐसे में खनन कारोबारी को उन पर शक हुआ और वो अंडरपास के पास बनी एक बस्ती में भागकर छिप गया। इसके बाद बाइक सवार नकाबपोशों ने उसका पीछा किया। खनन कारोबारी की कार पर कई राउंड फायर किए गए। फायरिंग में राहगीर को गोली लग गई। पीड़ित को सिविल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जिसको चोट लगी थी मेरा भाई को, तो इसको प्लास्टर कटवाना है, तो वहाँ गोली चल रही थी, तो गोली बीच में बैठा था, उसको गोली लगी। उनको यहाँ लगी जी कोक में, नहीं पता जी, नगड़ा ही मरती। रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभियान जो है वो चल रहा है। गन्ना कोल्हू पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रख रहा है नजर। गन्ना कोल्हू संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 20 से ज्यादा गन्ना कोल्हू सील हो चुके। लापरवाह संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी हो चुके। देखिए, इस समय देहात क्षेत्रों में कई गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोल्हू में कपड़ा प्लास्टिक जल रहा है। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन की टीम लगातार देहात क्षेत्रों में दिन रात चेकिंग अभियान चला रही है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले गन्ना कोल्हू पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं अब तक 20 से ज्यादा गन्ना कोल्हू सील हो चुके हैं। बिना लाइसेंस के कोल्हू चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि अगर कोई गन्ना कोल्हू संचालक लापरवाही करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। का जो है काफ़ी गंभीर रवैया है और उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जो है पॉलिसिंग विभाग के अधिकारी हैं, गन्ना विभाग के अधिकारी और जिला स्तर से या तहसील स्तर के जो भी अधिकारी हैं संबंधित एसडीएम है, वो उस कमेटी में वो हैं। हमारे द्वारा जो है जितने भी कोल्हू जो हैं वो बिना लाइसेंस के खानसारी जो है बिना लाइसेंस को ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी को बोला गया है कि आप जो है अपना जो है लाइसेंस बना लें। इसके साथ साथ जो है संबंधित विभागों का एक मीटिंग बुलाया जाएगा जल्दी मेरे द्वारा 2-3 दिन के अंदर। और कोल्हू के जो भी प्रतिनिधि हैं, कोल्हू जो चलाते हैं, कोल्हू चक्के वाले, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको बुला के भी समझाया जाएगा कि आप जो है कोल्हू में जो है जो प्रतिबंधित मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कपड़े हो गए, ये यूज़ ना करें। और मेरे द्वारा जो है इस सीज़न में अभी करीबन जो है 20 के अराउंड जो है कोल्हू सरकार को सीज कर रखा है। उत्तराखंड की नैनी झील की गहराई में आई है कमी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने दी है चेतावनी। नैनी झील के नाविकों की हालत पस्त नजर आ रही है। नैनी झील को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। नैनीताल में स्थित मशहूर नैनी झील टूरिज्म के लिहाज से वाकई बेहद खूबसूरत है। हर साल कई सैलानी यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन नैनी झील को लेकर एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल नैनी झील की गहराई हाल के दिनों में कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों को कहना है कि झील में गाद का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसकी बड़ी वजह प्रदेश में लगातार चल रहे निर्माण कार्यों को माना जा रहा है। पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि यह सिलसिला जारी रहा तो दूसरी परेशानियों के अलावा शहर में पानी का गंभीर संकट भी पैदा हो सकता है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।